डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 15 पल्लवन और संक्षेपण का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अध्ययन के बिंदु होंगे पल्लवन क्या होता है, पल्लवन का महत्व क्या है, पल्लवन के गुण क्या होते हैं, पल्लवन को लिखने के नियम क्या होते हैं, संक्षेपण क्या है, संक्षेपण के नियम क्या होते हैं और संक्षेपण के गुण क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पल्लवन क्या होते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना। इंग्लिश में इसे एम्प्लीफिकेशन या एक्सपेंशन कहते हैं। किसी सूत्र वाक्य का, किसी उक्ति का, किसी सुक्ति का या फिर किसी काव्य की पंक्ति का या किसी विचार को, विचार में छिपे भाव को विस्तार पूर्वक उजागर करने की प्रक्रिया को हम पल्लवन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, उसने लिखा, आपने किसी अपने दोस्त को कहा कि उसने लिखा, उसने क्या लिखा, क्यों लिखा, यह श्रोता के दिमाग में उत्सुकता बनी रहती है। तो इसी चीज़ को विस्तार से बताने के लिए हम जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम पल्लवन कहते हैं। भाषा को अच्छे तरीके से समझने, भाषा के अच्छे तरीके से प्रयोग करने के लिए पल्लवन और संक्षेपण की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। अब पल्लवन क्या है? किसी भी चीज़ का, किसी भी भाव का विस्तार से उल्लेख करना पल्लवन कहलाता है। तो व्याख्या करना क्या होता है, या निबंध लिखना क्या होता है, या भावार्थ बताना क्या होता है? तो व्याख्या में क्या होता है? जो सन्निहित भाव अथवा विचार होते हैं उसका विस्तार होता है। व्याख्या में टीका टिप्पणी के लिए स्थान होते हैं। आप अगर किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन पल्लवन में सिर्फ उसी भाव का, जिस भाव पे आप बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी भाव का विस्तार होगा। अलग से कोई सूचना पल्लवन में नहीं दी जाती है और व्याख्या में आप अलग से सूचना दे सकते हैं। पल्लवन में मूल भाव पर ही बात की जाती है। अब देखते हैं पल्लवन के नियम क्या होते हैं। तो पल्लवन के लिए मूल अवतरण को कम से कम आप 2 या 3 बार पढ़ें, ताकि उसके भाव को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। उसमें कौन से भाव आए हैं, कौन सी भाव के तहत ये बात की गई है, वो सब समझने के लिए आप पल्लवन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ करके एक छोटा सा शीर्षक रख सकते हैं आप। मूल विचार और गौण विचार को अच्छे तरीके से समझ लें कि जो मान लीजिए कि कोई एक आपको गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश के बारे में आपको लिखना है, उसका पल्लवन करना है, तो आप उस गद्यांश को अच्छे तरीके से 2 या 3 बार पढ़ें। उसके बाद उस गद्यांश में कोई एक मूल भाव होगा और कुछ उसके गौण भाव भी होंगे। तो आप दोनों को देखें, दोनों को समझें। मूल भाव पे ज़्यादा और गौण भाव पे 1-2 पंक्ति में उसे लिख दें। पल्लवन जो होता है वह मूल भाव और गौण भाव को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, तो मूल भाव के ऊपर अपने पल्लवन को केंद्रित करें और गौण भाव भी उसके अंतर्गत रखें। लेकिन गौण भाव, बहुत ज़्यादा गौण भाव के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मूल भाव के बारे में बहुत ज़्यादा लिखें और गौण भाव के ऊपर भी आप 2-4 पंक्तियों में लिख सकते हैं, और वो लिखना भी चाहिए। तीसरी जो बात होती है वह ये कि आप जब पल्लवन लिख रहे हो तो उसमें अगर कुछ ऐसा स्कोप दिखता है कि वहाँ पे आप किसी तर्क का, किसी उदाहरण का प्रयोग करते हुए आप पल्लवन कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे तथ्य अवश्य दें। भाव की स्पष्टता और भाषा की स्पष्टता जो है वो पल्लवन की जो है वो मूल उद्देश्य होता है उसका, कि भाव आप इस तरीके से किसी को, कुछ आपको अगर एक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश को कहा जा रहा है कि आप उसका पल्लवन करें, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो गद्यांश जो है सरल भाषा में, कुछ तथ्यों के साथ में सरल भाषा में आपको समझाना है। तो
भाषा की स्पष्टता और भाव की स्पष्टता जो है वह पल्लवन में होने ही चाहिए, और वाक्य जितने छोटे हों उतना अच्छा है। अप्रासंगिक जो तथ्य होते हैं, अप्रासंगिक भाव जो होते हैं, जैसे बताया गया कि किसी भी गद्यांश में एक मूल भाव होता है, कुछ भाव जो होते हैं गौण होते हैं, तो आप मूल भाव पे ज़्यादा ध्यान देंगे और गौण भाव पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। लेकिन जो अप्रासंगिक भाव हैं उसके हर बात के 2 या 3 मतलब निकलते हैं, तो उसके अगर अप्रासंगिक बातें हैं या अनावश्यक कुछ शब्द जुड़े हुए हैं उस गद्यांश में, तो आपको अनावश्यक शब्द को नहीं रखना है, आपको अनावश्यक बातों को नहीं रखना है पल्लवन में। पल्लवन में लेखक के मूल और गौण भाव या विचार पे टीका टिप्पणी हमें अपने तरफ से नहीं करना है। इसमें मूल लेखक के मनोभाव, उनके क्या विचार हैं, बस हमें इतना ही बताना होता है। और पल्लवन की रचना हमेशा अन्य पुरुष में होती है, मतलब कि पल्लवन के लिए जब भी हम पल्लवन लिखेंगे तो इसमें ये नहीं लिखेंगे कि मैं ऐसा करना चाहता था या तुमने ऐसा किया, नहीं। पल्लवन आपको हमेशा किसी तीसरे के बारे में ही बताने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें आप बोलेंगे कि वह जैसे मान लीजिए कि बताया जा रहा है कि मैं खाना खा रहा था, उसी समय बारिश होने लगी और मैं इस वजह से अपनी कक्षा में जाने में मुझे विलम्ब हो गई। तो आप उसमें क्या पल्लवन अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें देंगे कि वह खाना खा रहा था, उसी समय बारिश होने लगी, इसलिए वह अपने कक्षा में जाने में उसे विलम्ब हुआ। अब पल्लवन में जो होता है वो व्यास शैली का प्रयोग होता है। व्यास शैली कहते हैं बढ़ा करके लिखने को, और समास शैली, हमने जब समास पढ़ा था तो बड़े वाक्यांश को छोटे में हम जो लिखते हैं उसको समास कहते हैं, और बड़े वाक्यांश को जब छोटे में लिखने की जो शैली होती है उसे हम सामासिक शैली कहते हैं। तो पल्लवन में हमेशा व्यास शैली होगी। व्यास शैली का मतलब होता है कि उसे बढ़ा करके लिखना, और समास शैली जो होती है वह उसको संकुचित रूप में लिखना, उसको थोड़ा कम शब्दों में लिखना। पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग होता है, सामासिक शैली का प्रयोग पल्लवन में नहीं होता है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। और अब हम आगे देखते हैं संक्षेपण क्या होता है। जैसे हमने देखा कि पल्लवन में किसी भी बात को, किसी भी भाव को विस्तार दिया जाता है। संक्षेपण में उसका उलट होता है। किसी भी भाव, किसी भी विचार को संक्षेप रूप में हमें श्रोता तक पहुंचाना होता है। जो भी संक्षेपण में हमें किसी भी भाव, विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी भाव या विचार को प्रकट करने के लिए समय नहीं है। मान लीजिए कि आप एक मूवी देख कर के आए हैं और उसकी कहानी आपको अपने दोस्त को बतानी है, तो 3 घंटे की मूवी होती है। आप 3 घंटे की मूवी को 3 घंटे नहीं लगाएंगे समझाने में, आप उसे 5 या 10 मिनट में समझा सकते हैं। तो उस पूरी 3 घंटे की प्रक्रिया को हमने 10 मिनट में जो संक्षिप्त रूप दिया, उसे हम एक तरीके से संक्षेपण कहेंगे। संक्षेपण जो है वो संक्षिप्त या छोटा करना होता है। इंग्लिश में इसे प्रेसिस राइटिंग कहते हैं। पर्याय इसका जो होता है संक्षेपीकरण, सार संक्षेप या भाव संक्षेप, इसके पर्याय के रूप में जानते हैं। इससे भाषा में कसावट आती है, भाषाई कौशल बढ़ता है, और किसी लंबे गद्यांश को या अवतरण को या विवरण को उसके सूक्ष्म रूप, उसके छोटे रूप में दिखाना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में आलोचना, प्रत्यालोचना का कोई स्थान नहीं होता है। विचारों का तादात्म्य संक्षेपीकरण करते समय टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई विचार हैं, आप उसको संक्षिप्त कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 2 वाक्य के बीच में जो है वो तादात्म्य स्थापित ना हो और आप सिर्फ संक्षेपीकरण कर पाए। ठीक है। सामान्य संक्षेपण मूल संदर्भ में 1/3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गद्यांश दिया हुआ है, उसका आपको संक्षेपीकरण करना है, तो इसमें मूल गद्यांश जो है उसका 1/3 भाग ही संक्षेपीकरण में होगा। सभी तथ्यों को समेट सके, इस तरीके से आपको वाक्य संरचना करनी होगी। संक्षेपण की शैली जो है वो बहुत ज़्यादा अलंकृत नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें लाग लपेट नहीं होना चाहिए।
संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट भाव से लिए हुए आपको अपनी बात को प्रस्तुत करना है। संक्षेपीकरण भी पल्लवन की तरह संक्षेपीकरण भी अन्य पुरुष में होंगे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं होंगे। अप्रचलित शब्दों की जगह संक्षेपीकरण में जो है आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोक प्रचलित या साधारण शब्दों का प्रयोग करें। अब संक्षेपण के गुण। संक्षेपण में पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी भाव या विचार को संक्षेप कर रहे हैं तो उसमें पूर्णता नहीं हो, भाव आधे ही आए हों। संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षेपण को सामान्यतः मूल अंश का 1/3 होना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए। भाव स्पष्ट नहीं होंगे, भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो संक्षेपीकरण का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। भाव की स्पष्टता होनी चाहिए और भाषा की स्पष्टता भी होनी चाहिए। शुद्धता, संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कम करने की जगह आज जैसे आजकल अगर हम व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते हैं तो उसका संक्षिप्त रूप करते करते इतना संक्षिप्त कर देते हैं कि भाषा ही अशुद्ध हो गई है और जो ऑटो करेक्ट होते हैं उसमें भी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग होने लगा है। प्रवाह और क्रमबद्धता भी संक्षेपण के गुण हैं। प्रवाह नहीं रुकनी चाहिए, क्रमबद्धता नहीं टूटनी चाहिए कि एक वाक्य के बाद सीधा हम चौथे वाक्य पे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, संक्षेपीकरण करने के लिए पहले के 2 वाक्य ले लेते हैं, बीच के 2 वाक्य ले लेते हैं और आखिरी के वाक्य ले लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे एक आपके सामने एक उदाहरण है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन प्रार्थना करते हुए जगदम्बा से कहा, हे जगन्माता, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न किसी शास्त्र का ज्ञान है। मैं तो तेरी संतानों में परम मूर्ख ही हूँ। अब यही प्रार्थना है कि तू कृपया करके सभी धर्मों तथा सभी शास्त्रों का सार तत्व मुझे समझा सके। अब इस उदाहरण को अगर हम इसका संक्षेपीकरण करें तो हम किस प्रकार करेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विनम्र और अहंकार रहित शब्दों में जगदम्बा से प्रार्थना की कि वह उसे सब धर्मों और सब शास्त्रों का सार समझा दे। देखिए, इसमें सारा भाव भी आ गया कि क्रमबद्धता भी नहीं टूटी, वाक्य अशुद्ध भी नहीं है, भाषा अशुद्ध नहीं है और सारे के सारे बातों को हमने भाव को जो है हमने संक्षिप्त रूप में रख दिया। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप